वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक ऑफ द डे। जरा आज बात करते हैं कि क्या हमें अपनी वैल्यू का अंदाजा भी होता है। यानी अक्सर आप देखें कि लोग अपने बचपन में उनको कहा जाता है वो बहुत गिफ्टेड हैं एंड यूजुअली देयर टीचर्स विल टेल यू कि या तो वो ऑर्डिनरी हैं, नॉर्मल हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। लेकिन इस सब के बीच में कभी ना कभी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, किसी की झिड़की, कोई ऐसी चीजें आपके सबकॉन्शियस को कंडीशन करती हैं कि आप अपनी ही वर्थ को भूल जाते हैं एंड दैट गिव्स रूम्स टू डाउट्स एंड स्टफ। कि आपको अगर बताया जाए कि नहीं योर इमोशंस आर टू मच, टैंट्रम थ्रो मत करो। हम बहुत अर्ली एज से बच्चों को अपनी बातों को प्रोसेस करना, अपने इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं सिखाते। और अगर आप इसको लिंकअप करें, जो बच्चा बहुत ग्रेगेरियस है, बहुत हंसता खेलता है, कुछ भी परफॉर्म करने, आपसे बात करने, लोगों से बात करने से हिचकिचाता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीनेज में वो एक शेल में बंद होता चला जाता है और ये होल इतना पक्का हो जाता है कि बाय द टाइम वी कम इनटू आवर एडल्टहुड हमें यही नहीं पता होता कि हमारी वैल्यू क्या है। अब हम ज्यादा से ज्यादा इन्हिसार करते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर। कोई हमें बताए कि हम कितने अच्छे हैं और यकीनन ये चीजें हमारी वर्क लाइफ में और हमारी पर्सनल लाइफ में भी प्ले आउट करती हैं। हम उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा फील कराते हैं या फिर जो हमारी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है, अगर हम हर वक्त बाहर की वैलिडेशन यानी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर बिलीव करेंगे तो इट विल नेवर बी इनफ एंड इट इज ऑल्सो एक तरह से एक एक गुलामी की जंजीर है। अगर दूसरों ने आपको पसंद ना किया तो यकायक आप अपने आप को एक बड़े शेकी ग्राउंड पे पाएंगे। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड एंड हाउ डू वी इंटरनलाइज कि हमारी अपनी वैल्यू क्या है, खास तौर पे जब आप वर्क लाइफ में निकलें, खास तौर पे जब आप अपने पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में शो अप करते हैं। नोइंग योर ओन वर्थ एंड व्हाट यू हैव इन माइंड, आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं और आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आइए आज इसी पे गुफ्तगू करते हैं। आई हैव अ ब्रिलियंट पैनल है विद मी जो आपको हेल्प करेगा टू अनपैक ऑल ऑफ दिस एंड ऑफ कोर्स आपकी कॉल्स भी लेंगे। एंड मंडे इज द बेस्ट टाइम ताकि आप अपना सेल्फ एस्टीम को भी जरा बूस्ट दें और पूरे हफ्ते में आने वाले जो भी मुख्तलिफ मराहिल हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आरिफ प्यार अली। ही इज अ मैनेजर एट द ग्लोबल ट्रेनिंग डिलीवरी विद द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ कराची में तशरीफ रखती हैं फरा आफ्ताब, हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया फरा आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड बुक ऑथर एज वेल, सारा अफजल हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड हम अक्सर देखते हैं कि लोग ऑन पेपर बहुत अकम्पलिश्ड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर, एकेडमिक सब में एस कर रहे हैं, बट देयर पर्सनैलिटीज आर स्टिल शेकी एंड दे डोंट नो देयर ओन वर्थ। तो क्या करना चाहिए? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जी आरिफ, अगर मैं आपसे यही सवाल करूं, क्या आप इस हाइपोथेसिस पे जो मैं शुरू में बात करी थी यकीन रखते हैं कि एक बहुत ही ग्रेगेरियस, एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चे को जस्ट बिकॉज ऑफ द वे वी ट्रीट, और हम क्योंकि खुद हमें नहीं पता होता कि एक बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे कंडीशन करना है, हम उसको उसकी सेल्फ वर्थ से दूर ले जाते हैं? यस, बिल्कुल मैं अग्री करता हूं इससे, क्योंकि आपने जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की, तो इट्स नॉट ओनली द एनवायरनमेंट जहां पर वो पला बड़ा हो रहा है, उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, ये बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पर वो उनका पूरा कॉन्फिडेंस या तो शैटर कर देते हैं, यहां पर उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ वर्थ के बारे में बताते हैं। सो या आरिफ, क्या समझते हो, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके पास ना वोकैबुलरी है, दे आर ओनली अट्यून्ड विद देयर ओन फीलिंग्स, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है या उसको लग रहा है उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो सिर्फ रोना धोना डाल सकता है, जिद कर सकता है, टैंट्रम थ्रो कर सकता है। एज एडल्ट्स हम इस टैंट्रम को कैसे हैंडल करते हैं? ओके, आप हर बच्चे की अपनी एक क्वालिटी होती है, एक अपना एक स्किल होता है। कोई क्रिएटिविटी में ज्यादा बेहतर होता है, कोई कॉन्फिडेंस, जैसा आपने कहा कि समवन इज डांसिंग, कोई अच्छे से बात कर रहा है। हर बच्चे का एक अपना स्किल है। अगर हम उस स्किल को समझकर उसके लिए काम करें तो वो टैंट्रम्स बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली आप एक लेवल क्रॉस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है एज अ पेरेंट, आप उन्हें पहले आंखें दिखाएं, फिर उनका नाम लें, फिर उनकी ऊंची आवाज में बात करें, और खुदा ना खास्ता फिर भी वो नहीं मानता तो फिर उसको हाथ से रोकें, और फिर नॉट रिकमेंडेड मगर हाथ उठाने वाली नौबत आती है।
बट हमारा दिस इज 1970s पेरेंटिंग 101। आरिफ, जो तुमने सारी बातें की है, ये सारी वो हथकंडे हैं, ये वो तरीके जो हमारे पेरेंट्स ने आजमाए थे। लेकिन फर्क क्या ये आज के जमाने में वैलिड है? क्या वाकई? देखिए, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि बच्चे के पास वोकैबुलरी नहीं है, बच्चा एक इमोशन फील कर रहा है, वो रोता है, धोता है, जिद करता है, और जाहिर सी बात है, हो सकता है आपके लिए एक सोशल एम्बैरेसमेंट बना हुआ उस वक्त बच्चा, लेकिन उसको डांटना, डपटना या उसको अकेला बिठा देना, क्या ये सही है? अच्छा सिद्रा, दिस इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यूजुअली हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई ये करना है कि वो बिहेवियर शो क्यों कर रहा है। इधर इट्स बिकॉज ऑफ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, या फिर वो किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहता है। यू नो, व्हेन वी आर वर्किंग विद नॉर्मल किड्स एंड स्पेशल नीड्स किड्स, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का बिहेवियर आ क्यों रहा है। अगर वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है तो फिर या तो आप उसको अटेंशन दें। लॉट ऑफ टाइम्स बच्चों को वोकैबुलरी नहीं पता होती अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करने की, एक्सप्रेस करने की, तो मैलअडैप्टिव बिहेवियर नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो इन दैट केस पहले तो आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, देन टेल द चाइल्ड कि मैं आपकी बात नहीं समझ सकती। जब अगर आप टैंट्रम थ्रो करेंगे या चीख के बोलेंगे या रो के बोलेंगे, सो इट्स बेटर दैट यू यूज योर वर्ड्स। अगर बच्चा नहीं करता, ठीक है, लेट्स सपोज इट्स अ पैटर्न, तो फिर आपको हम वही बात करते हैं कि कुछ जगहों पे आपको उसके बिहेवियर को इग्नोर करना पड़ता है, कंसिडरिंग इट्स अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अगर वो मेल्ट डाउन की तरफ जा रहा है, स्पेशली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं आता, अगर मेल्ट डाउन की तरफ जा रहा है, देन यू हैव टू अटेंड द चाइल्ड। आप उसको हग करें, उसे कहें कि ओके फाइन, नाउ आई एम हियर, स्पीक टू मी, आपको क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, जहां तक आरिफ बात कर रहे थे, देयर लॉट ऑफ टाइम्स जहां पे यूजुअली हम कहते हैं कि पनिशमेंट्स ना दी जाएं, बट लॉट ऑफ टाइम्स देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू हैव टू गिव सर्टेन काइंड ऑफ पनिशमेंट्स, वो भी वो वाली जो कि एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइम आउट बिहेवियर है, सो वो भी बच्चे की एज के हिसाब से देना चाहिए। लेट्स सपोज इफ द चाइल्ड इज 3 years old और आप उसको टाइम आउट दे रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि मुझे टाइम आउट क्यों दिया जा रहा है। ऑल्सो व्हेन यू आर गिविंग टाइम आउट, बिल्कुल फरा, जब हम बात करते हैं टाइम आउट की, इट इज द अर्लीस्ट एक्सपीरियंस ऑफ एक्सक्लूजन। यानी आप अगर कहीं बहुत फन हो रहा है और आप बच्चे को कह रहे हैं तुम कोने में चले जाओ, या कमरे में जाके बिठा दिया जाए, या वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, अगर टीवी देख रहा है तो टीवी बंद कर दिया और आपने कहा टाइम आउट। ये पहला तरीका होता है बच्चे को ये बताने का कि जो आप कर रहे हैं उससे आपको अलग किया जा सकता है। अगर सारा ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाऊं, जब हम कहते हैं ना हम बड़े होते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा फियर भी है कि वी आर नॉट बिलोंगिंग, एंड वी सी इट एट वर्क प्लेस एज वेल, कि जब हम आप कहते हैं ना अपनी वैल्यू को क्यों नीचे कर रहे हैं या अपनी वैल्यू को क्यों नहीं पहचान रहे, ये वैल्यू हम अपने पीयर्स से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि अगर मेरे उम्र का कोई शख्स है या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ही ओहदे पे, मेरे ही लेवल पे कोई शख्स है, तो उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, वो किस तरह के घर में रहता है। वी स्टार्ट कंपेयरिंग एंड वी वांट टू बिलोंग। आप समझती हैं कि अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो हमारी वैल्यू, यानी हम अपने आप को वैल्यू कैसे करें, इट इज डिटर्मिन्ड बाय द कंपनी वी कीप। सारा जी, सारा आई बिलीव सारा को हमारी आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर आरिफ, अगर मैं यही सवाल आपकी तरफ लेके आऊं, सोशल एक्सक्लूजन वी डू ऑल हेट इट, और मुझे लगता है कि हमारा यही बचपन का खौफ, जब बचपन में हमें टाइम आउट दिया जाता था, नील डाउन होते थे या कॉर्नर में स्टैंड इन द कॉर्नर हो जाता था, यही वो वूंड है जो प्ले आउट करता है किसी भी जगह जहां हम अपने आप को अनफिट पा रहे होते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि बचपन में एक्सक्लूजन कर दिया जाता था, नील डाउन, अब बाहर चले जाओ, ये पूरा प्रोसेस, अच्छा ये ना आपके एज अ पर्सनालिटी आपको बताता है कि यार यू डिड समथिंग रॉन्ग विच अपेरेंटली आपको नहीं पता था कि वो गलत है, मगर वो इतना गलत था कि आपको सबसे अलग कर दिया गया। अब फ्यूचर में कभी भी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप अपने आप से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं, और वहां पर एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत पड़ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी ये पूरा प्रोसेस एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो आपने नोट किया होगा कि हम भी अगर कभी गलती करते तो हम अपने आप से बात करते कि यार ये क्या हो गया,
तुझसे कैसे हो गया। तो हम अपने आप से भी जिस तरह से बात कर रहे होते हैं वो एक एविडेंस बताता है कि व्हाट इज योर वर्थ इन योर आईज, like as a mirroring activity. Absolutely. Which is not healthy, because at some point of time हम सब इंसान हैं, हम सब गलती करेंगे, लेकिन जितना आप अपने आप पे हार्श होते हो या कोई भी अपने आप पे हार्श होता है वो मेंटल वेल बीइंग के लिए इट्स वेरी डिट्रीमेंटल। आरिफ, ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और खास तौर पर हम अपनी दोस्तियों में या क्लोज फ्रेंड्स में या कॉलीग्स में देखें, कभी किसी को गुस्सा आता है तो आपको एक ग्लिम्स मिलता है, एक छोटा सा झलक मिलती है कि उसकी अपनी कॉन्वर्जेशन अपने साथ कैसी है। मिसाल के तौर पे कोई आप पे गुस्सा करे और आपको पलट के कहे मैं पागल हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आपको नजर आता है कि वो इंसान कैसा फील कर रहा था। ही वॉज फीलिंग रादर फूलिश, ही वॉज फीलिंग रादर एम्बैरेस्ड कि वो शायद आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिसको आप वैल्यू नहीं करते, एंड ही और शी इज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। ये वो गुफ्तगू है जिसको हमें खुद माइंडफुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारे इमोशंस कहां से आ रहे हैं, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट इज टेकिंग योर वैल्यू अवे। अच्छा, फिर ये भी होता है कि हमें कहीं ना कहीं ये सिखाया गया है, हमारा माशरा, हमारा समाज हमें ये सिखाता है कि हम जितना दूसरों के काम आएंगे, द मोर वी पोर इनटू अदर पीपल, इट इज गोइंग टू रेज आवर वैल्यू इन देयर आईज। ये कितना सही या कितना गलत है, और इससे हम अपना कितना नुकसान करते हैं, इस पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे हैं जी, हमारे साथ मौजूद है फरा, सारा एज वेल एज डॉक्टर आरिफ प्यार अली। तो बात हम कर रहे थे अपने आप को वैल्यू करने की, एंड व्हेन वी हैव रियलाइज, यानी हमारा सारा बचपन हमें बताया जाता है हाउ टू बी अ गुड चाइल्ड, हाउ टू बी अ अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, और उसके लिए हमें कहा जाता है कि द मोर वी वर्क आउट एंड वी मोर हेल्प अदर पीपल, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, हमें अच्छा समझेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन। फरा, इसमें क्या खराबी है? हाउ डू वी एक्चुअली टेक पीपल्स बाउंड्रीज अवे, और हमें पीपल प्लीजर कैसे बना दिया जाता है? देखिए, जब हमारी टीनेज आती है तो देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन वी स्टार्ट, वो पर्टिकुलर एज है जहाँ पे हमें एक इमेजिनरी ऑडियंस नजर आने लगती है टीनेजर्स को। सो अगर उस टाइम पे हम बच्चे की सेल्फ वर्थ के ऊपर काम ना करें, तो वो हमेशा ये समझता है कि जिस तरह मुझे मेरे फ्रेंड्स डील करें, बिकॉज वी ऑल नो कि उस एज में बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप को रिलेट करने लगते हैं, और अगर उस वक्त उनका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ अच्छा ना हो, या उनको फील हो कि बिकॉज दैट इज अ एज जहाँ पे आपके फिजिकल फीचर्स, फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज होना शुरू हो जाती है। उस एज में सबसे ज्यादा बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स होने के भी या बॉडी शेमिंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उस टाइम पे सेल्फ वर्थ उनकी इंटैक्ट ना रहे, तो देयर इज अ हायर चांस कि फ्यूचर में वो पीपल प्लीजर बन जा सकता है। और उस दौरान भी, यानी टीनेज में भी हम देखते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कि मैं किसी को ना नहीं कह सकता, किसी ने मुझसे फेवर मांगी, हालांकि मेरे पास वक्त नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ना कहना इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनकी बात सुनते पे सारा की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? तारिक निसार जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? तारिक निसार कराची से। जी जी, तारिक साहब कहिए। मैं कह रहा था कि इकबाल ने कहा है कि हर शख्स, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। असल में हर आदमी की अपनी अहमियत और उसकी खासियत है। हम चूंकि हमारे यहाँ माशरे में हम एक दूसरे के साथ जो है ना वो जबरदस्ती और जोर करना चाहते हैं, उस बुनियाद पर हम लोगों को निगलेक्ट करते हैं। ये माहौल माशरा जो है ना हमारा, घरों के अंदर भी एक तरह के मिजाज पाया जाता है कि बच्चों के बेहतरीन हम जो है ना वो लाइन खरीद देते हैं, किसी से कम प्यार से ज्यादा प्यार, गैर शौरी तौर पर, बाज़ शौरी तो गैर शौरी होता है। और खास अदारों में जो लोग काम करते हैं वहाँ पर इस तरह की जो है ना बड़ी खेचातानी होती है। इसकी बुनियाद पर जो है ना हर शख्स की अपनी अहमियत के मुताबिक उसको दर्जा या मुकाम नहीं मिलता। तो हमें अपने रवैयों को तब्दील करनी है। मुझे नहीं लगता हमारी कौमी रवैया जो है ना हमारा तो ठीक नहीं है। ठीक, ये बात सही कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि बहुत कॉम्पिटेंट लोग जो इदारों में लाए जाते हैं या उनको मोटिवेट करके लाया जाता है कि इन इदारों की बेहतरी के लिए आप आइए, काम कीजिए, मुल्क और मिल्लत के लिए काम कीजिए, उनके अक्सर एफर्ट जाया होती हुई नजर आती हैं, वो चेंज नहीं ला पाते जिसके लिए वो आते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब कॉल करने के लिए। सारा, यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने बच्चों का, टीनेजर्स का जिक्र किया, मैं अब एडल्ट्स की बात करना चाहूंगी। आपने वर्क स्पेस में खवातीन को कैसा पाया है? बिकॉज यू नो दिस इज स्टिल प्रिटी न्यू। आप
पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि खवातीन कंसिस्टेंटली अपने प्रोफेशन को लेके चल रही हैं, दे आर राइजिंग हाई विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। क्या समझती हैं कि खवातीन अपने आप को एक हाई वैल्यू एम्प्लॉय के तौर पर देखती हैं या अभी भी कहीं ना कहीं हिचकिचाहट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको नजर आता है? 85% सिद्रा अगर मैं कहूँ तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एग्जिस्ट करता है। पिछले कुछ सालों के अंदर ये चीज चेंज हुई है और बेहतरी की तरफ जा रही है, बट क्योंकि जिस तरह से अभी फरा भी बात कर रही थी, आपने भी कहा, टीनेजर्स बच्चों और बल्कि बचपन से, टीनेज से भी पहले से आपको ना एक्सटर्नल वैलिडेशन की एक आदत डाली जाती है। आप अपने आप को हमेशा लत लगा दी जाती है। बिल्कुल। सो आप हमेशा ये देखते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं ये काम करूं तो किसी को अच्छा लगे। सो जब तक आप वो उस थॉट से एज अ सोसाइटी नहीं निकलते, चाहे आप फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आप उस चीज के ऊपर एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर ही देखते रहोगे कि मेरा ये काम अगर किसी ने अच्छा कह दिया तो अच्छा है, अगर मैं खुद सेटिस्फाइड हूं, अगर मैंने एक टास्क अचीव किया है, अगर मैंने एक काम कर लिया है और उसके ऊपर मुझे खुशी मिल रही है कि मैंने ये काम किया है एंड व्हाट अ सुपर्ब थिंग आई हैव डन, ठीक है, आई वुड नेवर से दैट टू माई सेल्फ। क्योंकि मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत, मुझे जब तक लोग आके ये कहेंगे नहीं कि आपने ये काम बहुत अच्छा कर लिया है, तो मैंने उस पर यकीन ही नहीं करना। सो हम वो वाला जो एक कंसेप्ट हम कहते हैं ना कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, वो वाली चीज नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हम वैल्यू नहीं कर रहे। सारा बल्कि उल्टा है कि जब अपने आप में खुशी होने लगे कोई काम करने से, तो हम उल्टा बुरा फील करते हैं कि यार ये तो मैं बहुत ही कोई खुदगर्ज चीज कर रही हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। खासतौर मैंने देखा है कि खवातीन में, लड़कियों में ये चीज बड़ी प्रोमिनेंट है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर एक और चीज है, हम वैल्यूइंग योरसेल्फ के ऊपर हम ये कहते हैं ना कि आप अपने ऊपर टाइम, अपने ऊपर मनी, अपने ऊपर सारी चीजें स्पेंड करें बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। हमारे यहाँ लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही होती है, जब हम कहते हैं वर्क रिलेशनशिप्स पे या पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स के ऊपर भी, तो हम यही कह रहे होते हैं कि आप हमारे लिए रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है। हम ये चीज समझना भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे पहला रिलेशन हमारा हमसे है, ठीक है। अगर हम उसके, अच्छा ये बात मैं अगर, हाँ एब्सोल्युटली, एवरीथिंग गेट्स स्टैक्ड अबव इट, कि पहले मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। अगर मैं अपने साथ मुखलिस नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड विद इन माई सेल्फ, मैं किसी भी अपने रिश्ते को अच्छा फील नहीं करा सकती, बेशक वो मेरे प्रोफेशनल रिश्ते हो या मेरी पर्सनल लाइफ हो। डॉक्टर आरिफ, आपके पास आना चाहूंगी। खवातीन के हवाले से मैं ये भी देखती हूँ कि दिस इज वेरी न्यू व्हेन दे आर एक्सेलिंग इन देयर प्रोफेशनल फील्ड्स। ये अभी हमारे लिए एक नया फिनोमेना है। इसकी वजह से कई दफा ये कश्मकश भी देखी जाती है कि एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बड़ा स्टेलर प्रोफेशनल करियर के बावजूद एक खातून अपने आप को बड़े सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर ही जज कर रही होती है। वो देख रही होती है कि वो खूबसूरती में कैसी है, क्या उसका हस्बैंड उससे खुश है या नहीं, क्या उसका ससुराल उससे खुश है या नहीं, क्या उसके बच्चे उससे खुश नहीं। ये जो रिवायती रोल्स हैं ये अभी भी उसके लिए ज्यादा अहम होते हैं बनिस्बत किसी भी प्रोफेशनल एक्सीलेंस के। आप इसको कैसे देखते हैं? ओके, सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। हाउएवर जो मुझे लगता है कि एक हर इंसान के अंदर एक बेसिक चीज है, वो है कंपैरेटिव एनालिसिस की, और वो ये है कि अपने इर्द गिर्द में जो वो खवातीन देखते हैं या अपने इर्द गिर्द में जो फैमिलीज देखते हैं और उनके जो बेंचमार्क्स देखते हैं, कहीं ना कहीं वो बेंचमार्क्स फॉलो करने की कोशिश करने लग जाते हैं। आई थिंक सो, इन माई ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग, और शायद वहां पर जो हैप्पीनेस लेवल है वहां पर थोड़ा सा डाउन आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा मैं पलट लूं आरिफ, अगर मिसाल के तौर पे एक लड़की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसकी माँ कहे ये मेरी सबसे अच्छी बेटी है, उसकी सास कहे ये मेरी बहुत अच्छी बहू है। ऑन दी अदर हैंड मर्दों के लिए कितना अहम होता है कि वो प्रोफेशनली अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने दिल की कर रहे हैं, दे लिविंग देयर ड्रीम्स, लेकिन उनके इर्द गिर्द के रिश्ते अगर उनसे नाखुश हैं, अगर उनकी बीवी उनसे नाखुश है, उनके बच्चे उनसे नाखुश हैं, क्या मर्दों को इससे बहुत फर्क पड़ता है या उतना फर्क पड़ता है जितना खवातीन को पड़ता है? ओके, सो इसका बहुत स्ट्रेट सिंपल आंसर है, वो दिखाते नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको बहुत फर्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनकी कन्वर्सेशन में, उनके हरकतों में, हाँ एग्जैक्टली, सो इट्स दे हैव अ वेरी एक्सटीरियर हार्ड शेल, और आपको लग रहा होगा यार इसके देखो घर में ये है, फिर भी ये घूम रहा है, ये कर रहा है, बट द टाइम यू हैव अ one-on-one talk, because I am a coach, I talk to people, when I talk to them they open up, और फिर पता चलता है कि यार इसकी तो पूरी जिंदगी जो है ना, so he needs it, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बचपन में आइसोलेशन, ये सारी चीजों में एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन का टूल छीन लिया उनसे, ठीक है ना, तो ये बता रहा हूँ यही करना है।
सो एज अ अडल्ट, तो आप ये कह रहे हैं कि एज एन एडल्ट मैन जिसकी मिसाल के तौर पे शादी नहीं हुई है, 28-23 साल की उम्र है, और उसकी वालदा अगर उसको डांट देती है, ये एक्सप्रेसिवली कहती है कि तुम एक अच्छे बेटे नहीं हो, तो लड़कों को भी फर्क पड़ रहा है। लड़के मतलब दिखाते नहीं है तो शायद कुछ रो भी जाते होंगे, बट ऑब्वियसली ओवर देयर दे डोंट शो। अच्छा, अगर फरा इसी चीज को हम देखें, लेकिन दोनों जेंडर्स में एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कह रही हूं, लेकिन एक ओवर आर्चिंग ये मेरे ख्याल में ट्रूथ भी है कि खवातीन को जब इस तरह की फीडबैक, या बच्चियों को जब लड़कियों को ये फीडबैक अर्ली एज में मिलती है, सो दे बिकम एंशियसली अटैच्ड टू देयर क्लोज रिलेशनशिप्स, यानी वो हर वक्त इस फिक्र में होती हैं कि अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और उनको वो क्लोजनेस चाहिए होती है, उनको हर वक्त वैलिडेशन चाहिए होती है। ऑन द अदर हैंड मर्दों में ये ज्यादातर देखा गया है, कई खवातीन में भी देखा गया है कि जितना आप प्रेशराइज करते हैं, जितना अगर उनके प्राइमरी केयर गिवर्स ने उनको लेट डाउन किया होता है, तो वो फिर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो जाता है। वो इस तरह के इमोशंस रिलेशंस में क्लोज जाना ही नहीं चाहते, वो वही जैसे अभी आरिफ कह रहे थे, एक हार्ड एक्सटीरियर अपना बना लेते हैं। ये बात किस हद तक सही है, और फिर लेटर एजेस में क्या एक एंशियसली अटैच पर्सन और एक अवॉइडेंटली अटैच पर्सन साथ में रह सकते हैं, एक कोई उनकी तालमेल बन सकती है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत करेक्ट है कि ऐसा बिल्कुल होता है। इट हैज टू डू विद हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है, या हमें रोल मॉडल कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, हमारी अगर जो खवातीन है उन्हें देखा जाए, वो एक्सप्रेशन में इस वजह से भी बेहतर है क्योंकि उनकी मदर एक्सप्रेस करती थी, दे हैव सीन के फीमेल्स एक्सप्रेस कर सकती हैं, और हमारी सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है कि अगर फीमेल रो रही है तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आदमी रो रहा है तो वो कहते हैं क्या खवातीनों की तरह रो रहे हो यार, क्या औरतों की तरह ये काम कर रहे हो। सो हमारे यहाँ सोसाइटी ही नहीं एक्सेप्ट करती व्हेन मेन वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और इसी तरह जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। सो जो हम अपने पेरेंट्स के अंदर देखते हैं कि अगर अम्मी एक्सप्रेस करती थी, अब्बा नहीं करते थे, अब्बा हार्ड शेल की तरह काम करते थे एंड ही हैज नेवर क्राइड, तो बच्चा खुद ही से बचपन से ही वो एक्सेप्ट करना लगता है कि मैं बॉय हूँ और आई हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे, और मैं लड़की हूँ और मुझे सर्टन वे में बिहेव करना है। सो ये हमारे सोसाइटल नॉर्म्स हैं, एंड फ्यूचर में ऑफ कोर्स जो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं मेजरली, वो हमें आइडिया नहीं होता, वो हमारे पेरेंटल स्टाइल्स या हमारे अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से ही आ रहे होते हैं कि खवातीन को बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए, दे आर ओवरली अटैच्ड, एंड जो हस्बैंड्स हैं वो बिल्कुल अवॉइडेंट किस्म के अपब्रिंगिंग के साथ आए हैं। सो रिलेशनशिप में इश्यूज का ताल्लुक इस वजह से भी है, लेकिन समटाइम्स दो वी डोंट नो अबाउट इट यूजुअली, सो इस वजह से हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हो सकता है ये हमारी अपब्रिंगिंग में या हमारे। एक और चीज भी तो है ना, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, एक और चीज भी तो है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को हाइट से डर लगता है या पानी से डर लगता है, और आप उसको पानी के करीब ले जाएं, वो बहुत चीख चिल्ला रहा है, या आपको बज़ाहिर उसको नजर आ रहा है कि खौफ की उस पर सिचुएशन तारी हो गई है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारे लिए मेंटल वेलबींग, इमोशनल स्टेट्स इतने नए हैं कि हम इस बात को रिकग्नाइज करने, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर कोई शख्स अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल का है, उसको एक्चुअली क्लोजनेस से डर लग रहा है। यानी एक खातून अक्सर कंप्लेन कर रही होती है ना कि यू नो द हस्बैंड इज वेरी अवॉइडेंट, इमोशनली कोल्ड हैं, बट दैट क्लोजनेस इज एक्चुअली स्केयरिंग द हेल आउट ऑफ देम। तो ये ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें? क्या करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देखिए, पहले तो रिकग्नाइज करें, हमें पैटर्न्स रिकग्नाइज करने हैं, हमें कम्युनिकेशन हमारे यहाँ नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें। हम ना तो बच्चों से खुद बात करते हैं और ना ही उन्हें बात करने देते हैं। सो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे तो इट्स वेरी इजी टू से कि यार आई नीड माई स्पेस, आई नीड टाइम बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इमोशन और सिचुएशन। हम बच्चों को एक्सप्रेस ही नहीं करने देते, तो वो एक्सप्रेस करने लगता है, हम कहते नहीं थे तुम खामोश रहो, तुम इतने बड़े नहीं हो कि इन चीजों के बारे में बात करो, बच्चा एक्सप्रेशन छोड़ देता है। सो आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। अच्छा, और जहां आपने ये बात की, मुझे एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, बट वी मस्ट ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ स्पेस। जो भी शख्स इमोशन से घबराता है, क्लोजनेस से घबराता है, उसको कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लगती है। उसको लगता है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा यकीन, अपना बहुत ज्यादा एतमाद इस शख्स पे रख दिया तो कहीं ना कहीं मेरा भरोसा टूटेगा। अगर आप किसी भी ऐसे शख्स के साथ हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी हो, आपका वर्क एनवायरनमेंट हो, आपकी फैमिली हो, या फिर आपका क्लोज रिलेशनशिप हो, याद रखिए कि अगर ये शख्स
आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप करता है, आपको कोई भी बात बताता है, सो यू शुड नॉट यूज दैट एज अ वेपन अगेंस्ट देम। द मोमेंट यू डू दैट, उनकी सेफ स्पेस चली जाएगी एंड दे विल स्टॉप ट्रस्टिंग यू। लेकिन अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जब अपने आप को आप हाई वैल्यू करार देते हैं और आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ये बावर कराना है शऊरी और लाशऊरी तौर पे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये बिलीव करें कि आप बेहतर डिजर्व करते हैं। क्या हमारा माशरा एक्सेप्ट करता है? अगर आपने खुद ये नारा लगा दिया कि मैं बेहतर डिजर्व करता हूं, व्हेन यू वॉक आउट ऑफ मैरिजेस, व्हेन यू वॉक आउट ऑफ जॉब्स, और ये कहते हुए कि नहीं जी मैं बेहतर ट्रीटमेंट या बेहतर पैकेज डिजर्व करता हूं या करती हूं, तो क्या हम उसको एक्सेप्टेंस देते हैं? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और जरा बात करते हैं कि अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप एक हाई वैल्यू इंडिविजुअल हैं और जिंदगी में जो कुछ अभी तक आपको मिला है आप उससे बेहतर डिजर्व करते हैं, एंड यू आर एक्चुअली टेलिंग पीपल आई डिजर्व बेटर, क्या फीडबैक आपको मिलती है? ये चेंज लाना कितना मुश्किल या आसान है? सारा, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी। चाहे वर्क स्पेस हो या अपनी पर्सनल रिलेशनशिप हो, क्या जिद से, जोर से, जबरदस्ती से यू कैन आस्क फॉर मोर एंड यू कैन गेट मोर? सिद्रा, इसमें जिद और जबरदस्ती नहीं होता, इसमें बेसिकली आपका एक माइंडसेट काउंट करता है। सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, ठीक है। इस तरह के चेंजेस एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल होता है, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ दे आर डिजाइन्ड। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी, अब आवाज आ रही है? हेलो। अच्छा जी, मेरे ख्याल में हमारी रिकनेक्ट हम दोबारा से कर रहे हैं। सारा, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू फॉर दैट, बट व्हाइल वी आर रिकनेक्टिंग एक सवाल मैं आरिफ से कर लेती हूँ व्हाइल आई एम गोइंग टू बी कनेक्टेड बैक टू यू गाइज। आरिफ, मुझे ये बताइए कि यही चीज जो मैंने अभी सारा से पूछी, सारा के पास मैं दोबारा आऊंगी सो दैट आई कैन हियर हर रिस्पॉन्स। अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ, तो सबसे पहला रिएक्शन लोगों का क्या होता है? आप वो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जी हाँ, ज्यादातर वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको इट्स जैसे सारा ने कहा, इट्स अबाउट अ माइंडसेट। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप ये जो कह रहे हैं कि मुझे चाहिए ये चीज, या मुझे, इज इट बिकॉज ऑफ योर कॉम्पिटेंस, योर एक्सपोजर, या योर नार्सिस्टिक एबिलिटी या ईगो की वजह से आप कह रहे हैं कि आई एम बेटर और आई डिजर्व बेटर। अच्छा, ये परसीव सामने वाला आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सपीरियंस से भी देखकर कर सकता है कि यार ये एक्चुअली में डिजर्व करते हैं या सिर्फ ये डिजर्व करना चाहते हैं। सॉरी यार, कनेक्टिविटी वॉज अ लिटिल डिस्टर्ब टुडे। सारा से और इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अली एंड फराह से मेरी यही बात हो रही थी कि आप किस तरह लोगों को ये बताएं, कम्युनिकेट करें कि आप बेहतर डिजर्व करते हैं, ज्यादा डिजर्व करते हैं। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और यकीनन इसके लिए जो टिप्स होंगी, एडवाइस होंगी, वो अगले प्रोग्राम में भी हम हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फराह, आरिफ एंड सारा फॉर बीइंग हियर विद अस। इंशाल्लाह आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। एनीथिंग यू जस्ट वांट टू क्विकली ऐड टू दिस फराह, व्हेन यू आर टेलिंग पीपल दैट यू डिजर्व मोर? बताना चाहिए कि you deserve better, you deserve more, but we also should pinpoint their drawbacks as well, so that they don't become on the narcissism side, क्योंकि आपकी ईगो बूस्ट होना शुरू हो जाती है, नार्सिज्म बनना शुरू हो जाता है। यानी हर कोई ज्यादा डिजर्व करता है, लेकिन फिर आर यू वर्क पुटिंग इन द वर्क टू डिजर्व मोर एज वेल? वो हार्ड वर्क भी आपके लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड यू कैन नॉट टेल दिस विद अ लॉट ऑफ एंगर टू पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। कल आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।